हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए लाभदायक होगा। तो जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और शेयर करे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा पहला चैप्टर होगा, यानी भाग 1 होगा। और इस भाग में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मोटे तौर पर जानेंगे, जबकि दूसरे पार्ट में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थलों की बात करेंगे और उसके खोजकर्ता की बात करेंगे, किस नदी के किनारे है वो बात करेंगे, यानी उनके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 बीसी से बीसी यानी ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। और ये पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इतनी उन्नत सभ्यता थी कि यहाँ पर सीवर सिस्टम यानी जल निकासी का पूरी तरह से सिस्टम मिला है और महास्नानागार भी मिला है। यानी आधुनिक रूप में अगर मैं बात करूं तो हमें स्विमिंग पूल भी मिले हैं, जबकि सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी चौराहे भी मिले हैं। और जो कॉलोनियाँ बसी थीं वो आधुनिक रूप में ग्रिड वे में बसी थीं। तो ये इतनी उन्नत सभ्यता थी। इनके अन्य नाम क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो कहाँ खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया। इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर मैं धातुओं के आधार पर बात करूं तो सभ्यता 3 तरह की होती हैं। पहली स्टोन एज। स्टोन एज यानी जिस काल में पत्थरों का अधिक प्रयोग किया जाता था। जबकि दूसरे काल की बात अगर मैं करूं तो दूसरा काल कांस्यकालीन काल कहा जाता था, यानी इसमें कांसे से ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती थी। तीसरा जो काल है उसे लौह काल कहा जाता है, यानी लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। एक इसे अर्ध प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगर मैं लिखित वर्णन के आधार पर बात करूं तो जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध प्राग ऐतिहासिक काल और जबकि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। अर्ध प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित वर्णन मिलता है किंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जबकि ऐतिहासिक काल यानी जिसका लिखित वर्णन भी मिलता है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। इसे सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इसका जो फैलाव है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा फैलाव, यानी उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। तो उत्तरी भाग जो है मांडा में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी भाग जो है दाइमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, पश्चिमी यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। और जबकि सबसे पश्चिमी भाग सूत कांगेडोर, दासक नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं की बात करते हैं। तो ये मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया, चाइना की सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन यानी इन तीनों सभ्यताओं में सबसे उन्नत थी और अपने समय की एकमात्र नगरीय सभ्यता थी। अब अगर मैं बात करूं तो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि 1826 में चार्ल्स मैनसन नाम के एक व्यक्ति थे। इन्हें कुछ अवशेष मिले किसी पुरानी सभ्यता के, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को बताया तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। और फिर 1856 में जब कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था तो बंटन बंधुओं द्वारा हड़प्पा की खोज की सूचना सरकार को दी गई। यानी जब वो रेल की पटरी बिछाते समय उन्हें
प्राचीन सभ्यता के कुछ अवशेष मिले, तो उन्होंने उस समय के जो सर्वेक्षणकर्ता थे कर्निंगम, उनको 1856 में क्या क्या बताया, तो उन्होंने 1856 में इसका सर्वेक्षण किया और फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि इनके प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तो देखिए यहाँ से कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है, परंतु हल रेखा मिली है, यानी जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा, राजस्थान से। अगर मैं बात करूं हल की, तो हल पूर्ण रूप हल तो मिला नहीं है, लेकिन खिलौने के रूप में हल जरूर मिला है। फसल गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार और गेहूं के 2 किस्म मिली हैं, सामान्य किस्म और उन्नत किस्म। तो उन्नत किस्म का गेहूं जो है बनावली, हरियाणा से मिला है। कपास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्लियर है? तो ये कृषि संबंधी साक्ष्य थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब मैं बात करूं पशुपालन के क्या क्या साक्ष्य थे। तो पशुपालन में ये बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर का पालन करते थे। ये सब लोग पालते थे, जबकि हाथे और गैंडी से भी परिचित थे, लेकिन वो घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि घोड़े के अवशेष मिले हैं, परंतु उस समय घोड़े का पूर्ण रूप से चलन नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यवसाय। व्यवसाय क्या क्या थे? एक तो मृदभांड बनाने का, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का। कृषि के सारे कार्य थे, मजदूरी थी, खिलौने बनाते थे और पशुपालन करते थे। माला और आभूषण बनाते थे, और जिससे पता लगता है कि इन्हें सोने और चांदी का ज्ञान भी था। तो मुख्य व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। अब विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार को लेकर के 2 तरह के मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो विदेशी व्यापार करते थे, जबकि कुछ मानते हैं कि वो विदेशी व्यापार नहीं करते हैं। तो जो लोग मानते हैं कि विदेशी व्यापार नहीं होता था, उनका ये तर्क है कि उस समय पर जो है आने जाने के इतने साधन नहीं थे, ना ही तो हवाई जहाज़ था और ना ही जहाज़ था और ना ही ऐसी कोई नाव मिली है। तो उससे पता लगता है कि विदेशी व्यापार नहीं करते हैं। परंतु कुछ लोग मानते हैं कि ये विदेशी व्यापार करते हैं, और इस बात का जो साक्ष्य है वो क्या है कि विदेशी व्यापार का जो आकलन हुआ वो मेसोपोटामिया में हड़प्पा की जो मोहरें मिली हैं उनसे किया गया है। तो इनका व्यापार माकन ईरान में था, मेसोपोटामिया में था, और मानक रूप में मापतोल के साक्ष्य मिले हैं। मापतोल जो है 16 के गुणज में था। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का मोटे तौर पर जो है इंट्रोडक्शन था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग अलग स्थल के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, तो जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।